हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? गाइस, आज हम लोग इग्नू के इकोनॉमिक्स ऑनर्स के सेमेस्टर 4 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया सा सब्जेक्ट है इकोनोमेट्रिक्स। आज हम उसकी बात करेंगे। आज गाइस लेक्चर नंबर 1 है। उस जो लेक्चर नंबर 1 की जो हेडिंग हमारी रहेगी दैट इज लीनियर रिग्रेशन मॉडल। गाइस, ये बिल्कुल इनिशियल कंसेप्ट है, फर्स्ट टॉपिक है। तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इसके नोट्स बनाइए मेरे साथ में, बहुत ही बढ़िया तरीके से गाइस इसको आप लोग स्टडी करिए। अच्छा, उसी के साथ में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ गाइस, सेमिकॉन क्लासेस पर आप लोगों को इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 4 का जो इकोनोमेट्रिक्स है वो 100% फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है। लेकिन हम आपको वो 100% फ्री रिकॉर्डिंग्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, ओनली रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ठीक है, क्योंकि हमने ये देखा है कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स के काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिकॉज ऑफ द अफोर्डेबिलिटी क्लासेस को नहीं ज्वाइन कर पाते हैं और उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं। और गाइस, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में अगर आप मार्क्स कम लाते हो तो फिर गाइस कोई सेंस नहीं बनता कि इतना अच्छा कोर्स आपने ऑप्ट करा और थोड़े से नंबर पे आप रुक जाओ। अगर आपने बहुत अच्छा कोर्स ऑप्ट करा है तो आपको गाइस बहुत अच्छे मार्क्स भी लाने हैं। मिनिमम 75% आपको ऑन एन एवरेज पूरे कोर्स में लेकर आने हैं। आप सोच रहे हो सच नॉट इतना ज्यादा? हाँ, इतना ज्यादा, तभी तो अच्छा सा आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आफ्टर ग्रेजुएशन। सो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हमारी ऑफलाइन क्लास, हमारी लाइव क्लास, तो गाइज हम लोग आपको कंप्लीट रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कराएंगे और अपनी सेमिकॉन क्लासेस की एप्लीकेशन पे उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। आप पहले उस वीडियो को देखिए जो हमने वहां पे आपको पूरा समझाया कि किस प्रकार हम लोग आपको फ्री कंटेंट देंगे। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, सारी चीजें आपको वहां से क्लियर होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन, लेक्चर नंबर 1। हम लोग बात करेंगे इकोनोमेट्रिक्स सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज लीनियर रिग्रेशन मॉडल। गाइस, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि इकोनोमेट्रिक्स बेसिकली होता क्या है। देखिए, ये जरूर जानना जरूरी है आप लोगों के लिए कि जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या होता है। देखो गाइस, हमारी जो इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमिक्स में आपने कभी ना कभी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, और भी आपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़े होंगे। तो वहां पे आपने बहुत सारे रिजल्ट्स देखे होंगे जो जो क्वालिटेटिव होते होंगे। क्वालिटेटिव का मतलब जैसे आप बोलो डिमांड। ठीक है, डिमांड फंक्शन, डिमांड कहते हो आप कहते हो कि डिमांड बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, तो वो क्वालिटेटिव नेचर हो गया। ठीक है, या सप्लाई की बात करते हो तो भी आपका गाइस क्वालिटेटिव नेचर हो गया। मल्टीपल रिजल्ट्स की बात करते हो तो वो भी गाइस आपका क्वालिटेटिव नेचर हो गया। लेकिन कभी कभी हमें इकोनॉमिक्स के अंदर हर रिजल्ट का या कुछ रिजल्ट्स का क्वांटिटेटिव नेचर भी जानने में इंटरेस्ट आता है। हम जानना चाहते हैं कि किसी भी क्वालिटेटिव स्टेटमेंट को हम क्वांटिटेटिव टर्म में किस प्रकार लिख सकते हैं या उसका क्वांटिटेटिव नेचर कैसा हो सकता है। तो गाइज, उन्हीं सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग जो टॉपिक यूज करते हैं, जो कंसेप्ट यूज करते हैं गाइज, उसे ही हम लोग यहाँ पे इकोनोमेट्रिक्स का नाम देते हैं। इकोनोमेट्रिक्स का मतलब समझ में आ गया आपको क्या होता है? इकोनोमेट्रिक्स इज अ टूल, दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट। ये एक तरह का टूल है, मेथड है, टेक्निक्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी इकोनॉमिक्स को क्वांटिटेटिव नेचर में एक्सप्रेस करने के लिए। अभी आप आगे चल के पढ़ोगे, फ्यूचर में जो हायर स्टडीज में जाके आप पढ़ोगे तो आपको ये इकोनोमेट्रिक्स एज अ टूल पढ़ने को मिलेगा। हर जगह इकोनोमेट्रिक्स ये लोग आपके लिए ऐड कर देंगे, हर सब्जेक्ट में ये ऐड हो जाएगा। राइट, तो इकोनोमेट्रिक्स बेसिकली यही होता है। अब आपको करना क्या है? आपको इकोनोमेट्रिक्स में बेसिकली दो तरीके से पढ़ना है, दो बातें पढ़नी है। एक तो आपको वो टूल्स सीखने, ठीक है, वो जितने भी हो सकते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, वो मैं आपको सिखाऊंगा। वही पूरा सिलेबस है हमारा, इसकी पहली हेडिंग आपकी लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। पूरा सिलेबस वही है, सब टूल्स हमको सीखने। ठीक है, कि किस किस प्रकार से हम लोग अपनी रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और बाद में जब आप लोग टूल्स सीख जाओगे, टेक्निक सीख जाओगे, मेथड सीख जाओगे, उन सब चीजों के सीखने के बाद हम लोग अपनी जो इकोनॉमिक्स थी, जो क्वालिटेटिव इकोनॉमिक्स थी, उसको हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन बेसिस पे लेकर आएंगे। मतलब ये कंफर्म है, पेपर में इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन आएगा जो क्वालिटेटिव वाली बातों को क्वांटिटेटिव तरीके से पूछेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक एक फंक्शन पढ़ते हो, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ते हो आप, कंजम्पशन फंक्शन। आप सबको पता है कंजम्पशन फंक्शन पढ़ते हो, सी इज इक्वल्स टू स्मॉल सी बार प्लस का स्मॉल सी वाई। ये आप सबको पता है, कंजम्पशन फंक्शन सबको पता है, दैट इज सी डिनोट फॉर कंजम्पशन
aggregate consumption. C bar denote for autonomous consumption, no doubt. Small c denote for MPC, marginal propensity to consume, and Y is the income. अब हम लोग प्योर इकोनॉमिक्स में, क्वालिटेटिव इकोनॉमिक्स में ये बोलते थे कि जो इंसान अमीर है वो ज्यादा कंजम्पशन करता है, जो इंसान गरीब है वो कम कंजम्पशन करता है। हम ऐसा कहते थे ना, बट आज क्या बोलेंगे? आज हम लोग क्या बोलेंगे? आज बोलेंगे कि कितनी इनकम बढ़ने पर कितनी कंजम्पशन वेरी कर रही है, और क्या कंजम्पशन सिर्फ वाई पे डिपेंड है? नहीं, कंजम्पशन इज ऑल्सो डिपेंड ऑन दैट वेरिएबल एंड दैट फैक्टर जो कभी भी चेंज नहीं हो रहा, दैट इज ऑटोनोमस। आप समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हमारा जो वेरिएबल है, हमारा जो पैरामीटर है, वो हमेशा उन वेरिएबल की, उन टर्म्स की वजह से चेंज हो जो चेंज होते हो, नहीं, जो वेरिएबल हो, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। उनकी वजह से भी बदला जा सकता है जो ऑटोनोमस होते हैं। देखो, ये बातें हम क्वालिटेटिव इकोनॉमिक्स में नहीं कह सकते थे, वो सब बातें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने जितना भी क्वांटिटेटिव नेचर पढ़ा था, ये चीज आप मैक्रो में पहले पढ़ चुके थे, तो वो इकोनोमेटिक्स पढ़ाया आपने पहले, आपने इनडायरेक्टली इकोनोमेटिक्स पढ़ लिया है। समझ में आई है मेरी बात आप लोगों को? ये हो गया एक, हम मैक्रो में बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप पढ़ते थे अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में, जिसे हम कहते थे फिलिप्स कर्व। वो फिलिप्स कर्व जो आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, वो गाइस इकोनोमेटिक्स में कई बार इस्तेमाल होगा, बहुत बार। ठीक है, इवन इवन आपने वो जो मैक्रो की बुक में भी देखा होगा, वो डायग्राम, वो डेरिवेशन, वो भी गाइस इकोनोमेटिक्स के मेथड के थ्रू है। वट एवर द मेथड in economics you used, that method is basically comes from the econometrics part। वो इकोनोमेटिक्स पार्ट से ही आ रहा है और कहीं से नहीं आ रहा है। क्लियर है इकोनोमेटिक्स सब्जेक्ट आप लोगों को, क्या क्या होती है सब चीजें? चलो, अब इकोनोमेटिक्स में जो हमारा सबसे पहला टूल है गाइस, हमें बहुत सारे टूल सीखने हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट हम सीख रहे हैं दैट इज लीनियर रिग्रेशन मॉडल। जल्दी से हेडिंग लिख लीजिए। अच्छा गाइस, मैंने ना आप लोगों को नोट्स पहले ही भेज दिए हैं। यदि आप लोगों के पास नोट्स नहीं पहुंचे, वैसे तो मैंने सबको भिजवाए हैं, ऑलमोस्ट सबको मैंने ना ब्रॉडकास्ट करवाए हैं। तो ब्रॉडकास्ट में जिन जिन लोगों ने नंबर सेव कर रखा है, मैं आपको बता देता हूँ नंबर 9810836285, ये ना गाइस आप अपने फोन में सेव कर लो। उसका रीजन बता देता हूँ, जो भी चीज मुझे आप लोगों को प्रोवाइड करनी होगी, वो भले ही पेड बैच की हो, वो भले ही फ्री बैच की हो, कोई सी भी चीजों का हो, ठीक है। हम कुछ कुछ चीजें फ्री में भी प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को, कुछ कंटेंट हो जाता है। अब जैसे नोट्स मैंने ऐसे भेज दिए सबको, तो ये मैं तो ब्रॉडकास्ट करवा देता हूँ, बट पहुंचा उनके पास होगा जिन्होंने ये नंबर सेव कर रखा होगा अपने व्हाट्सएप में। तो आप प्लीज इसको अपने व्हाट्सएप में सेव कर लीजिए। और हाँ, अगर नोट्स नहीं पहुंचे हैं तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड जो है करवा दूंगा, ठीक है। तो ये सब चीजें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लीनियर रेग्रेशन मॉडल। देखो, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ये जो टर्म है ना लीनियर, आप इसको समझो। लीनियर का मतलब ही यही होगा कि हम यहाँ पे जो भी डायग्राम बनाएंगे वो स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर कभी मुझे जरूरत पड़ी डायग्राम बनाने की, लाइन बनाने की, तो मैं स्ट्रेट बनाऊंगा। तो लीनियर का मतलब तो बस इतना सा है। स्ट्रेट बनाने का मतलब, लेट सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, लेट सपोज वी हैव टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, ठीक है। अगर मेरे पास में एक्स एंड वाई है, तो वाई की भी पावर 1 रहेगी और एक्स की भी पावर 1 रहेगी। आगे चल के सिखाऊंगा, मैं आपको जनरल स्टेटमेंट बता रहा हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। उसके बाद में एक आता है रेग्रेशन मॉडल। ये मेन चीज सीखने की, व्हाट इज रेग्रेशन, रेग्रेशन, ठीक है। देखो, होता क्या है कि ये एक प्रकार की स्टडी होती है जिसमें हम लोग ये करते हैं कि हम कुछ वेरिएबल्स के बीच में, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल, कुछ वेरिएबल्स के बीच में एक एक रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। अब बात ये आ जाती है कि सर वो वेरिएबल का नेचर क्या होता है, वो वेरिएबल का नेचर क्या होता है। यानी आप ये तो कह रहे हो कि रिग्रेशन का मतलब होता है कि इट इज द स्टडी टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन वन वेरिएबल एंड द अदर वेरिएबल, और वन और टू वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल का एक या एक से ज्यादा वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, उससे आप रिग्रेशन मॉडल कहते हो। बात ये आ जाती है कि वो जो वेरिएबल है, वो वेरिएबल का नेचर क्या होता है, वही बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं एक छोटी सी डेफिनेशन बता देता हूं आप लोगों को, जिससे कि गाइस आपको थोड़ी सी क्लैरिटी रहेगी आपके माइंड में, ठीक है। एक छोटी सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन इज बेसिकली व्हाट, दैट इज इट इज अ स्टडी ऑफ
it is a study of it is a study of relationship between वन वेरिएबल। इसको मैं रफ कर देता हूं बेटा, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, ये जो मैंने लिखी थी चीज इसे भी हटा देता हूं, इसको मैं अभी हम देखेंगे, ठीक है। बिटवीन वन वेरिएबल जिसको हम नाम देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल विद वन और मोर with one or more other variables और गाइस इन अदर वेरिएबल्स को मैं नाम दे देता हूं कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अभी हम सारी बातें करेंगे एक एक करके, ठीक है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहले डेफिनेशन समझ लो, देखो यही चीज है जो आपको समझनी है, उसके बाद तो न्यूमेरिकल ही है, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और ध्यान रखना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के नाम से भी जानते हो, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, ठीक है बेटा, आप इनको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के नाम से भी जानते हो। तो ये इनके बीच में एक रिलेशनशिप बताता है जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, राइट। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि हमें रिग्रेशन मॉडल की जरूरत पड़ती है। वैसे तो मैंने आपको एक आसान भाषा में ऑब्जेक्टिव समझा दिया है, लेकिन बुक की ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखो होता है क्या है कि हमें कभी कभी डिपेंडेंट वेरिएबल की जो है मीन वैल्यू को देखना होता है कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से किस प्रकार रिलेट कर रही है। जैसे मैंने अभी भी बात की थी c इज इक्वल टू सी बार प्लस का स्मॉल सी वाई, ये मेरे पास इक्वेशन थी। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये तो मेरी कंजम्पशन होगी, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम एग्जांपल। तो आई वांट टू नो बेसिकली कि मेरी अगर एवरेज इनकम होगी, मान लो मैं हर महीने कुछ कमाता हूं, समझना, मैं हर महीने कुछ एक्स इनकम कमाता हूं और हर महीने वाई कुछ कंजम्पशन करता हूं, ठीक है, कुछ कंजम्पशन करता हूं, कुछ इनकम करता हूं। और अगर मैं देखना चाहता हूं कि मैंने पूरे साल एवरेज कितना कमाया और पूरे साल एवरेज कितना कंजम्पशन किया, इन्हीं एवरेजेस को अब समझो, मेरी एक डिपेंडेंट एवरेज होगी, एक इंडिपेंडेंट एवरेज होगी। तो मैं जानना चाहता हूं कि मेरा जो इंडिपेंडेंट एवरेज है वो किस प्रकार इंडिपेंडेंट एवरेज वैल्यू पे डिपेंड था, उस चीज को एस्टिमेट करना मेरा ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। ये मैंने आपको नोट्स में सब कुछ दे रखा है, आप प्लीज वहां से भी रीड कर सकते हो। टू एस्टिमेट द मीन वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हिच इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, राइट। एंड अदर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, दैट इज कभी भी हम ये जानना चाहते हैं कि कल को मेरी इनकम क्या होगी, टू फॉरकास्ट। जैसे मैं कहता हूं कि मैं आज इतना कमा रहा हूं बट कल कितना कमाऊंगा, कल मान लो मैं बढ़ा के कमा रहा हूं तो कल की मेरी कंजम्पशन कितनी होगी, how much my consumption change in the future when our today's income will change, ठीक है। अगर मेरी आज की इनकम चेंज होगी तो मेरी मतलब आज की इनकम बदल के कुछ अलग होगी तो मेरी कंजम्पशन में कितना बदलाव आएगा, तो वो कितना जो होगा वो कल होगा, बट मैं जानना चाहता हूं उसे आज, उसे हम यहाँ पे कहते हैं फोरकास्टिंग, ठीक है। तो ये दो बेसिक ऑब्जेक्टिव है जो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, और ये बातें मैंने गाइस आपको नोट्स के अंदर दे रखी है। नाउ अब जो इंपॉर्टेंट बात है हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, that is types of regression functions or regression models, ठीक है बेटा। तो जनरली ये that is types of regression, types of regression forms। देखिए बेटा दो टाइप्स की रिग्रेशन फॉर्म्स होती है हमारे पास, वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिग्रेशन फॉर्म। देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, पहले पहले समझना, इसके बाद में लिखना। ऐसा है कि इंडिया एज एन एग्रीगेट लेवल पे पूरी पॉपुलेशन है, ठीक है, और पूरी पूरी पॉपुलेशन है। तो अगर मुझे कोई भी पॉलिसी लगानी है,
अगर मुझे कोई भी पॉलिसी लगानी है, या आप काम ये कर सकते हो कि चलो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, हमें कोई भी पॉलिसी लगानी है, तो अगर मुझे चेक करना हुआ कि मैं चाहता हूं कि मैं ऐसी पॉलिसी लगाऊं जिससे हर एक आदमी का, हर एक सिटीजन का ओपिनियन हो, हर एक सिटीजन को ओपिनियन हो। यानी अगर 130 करोड़ हम लोग हैं, 130 करोड़ मतलब 100 करोड़ से ज्यादा हम लोग हैं, और मैं एवरेज ले लूं 100 करोड़, ठीक है, तो मैं 100 के 100 करोड़ लोगों से 1 बाय 1 ओपिनियन लूंगा, समझ रहे हो। और अगर मैं उनके हिसाब से ओपिनियन लेके वो पॉलिसी लगाऊंगा, मान लीजिए सबने हाँ कह दिया, फिर वो पॉलिसी लगेगी, तो ध्यान रखना वहां पे जो मैं मॉडल तैयार कर रहा हूं वो मॉडल होगा पॉपुलेशन रेगुलेशन फंक्शन। क्या होगा बेटा वो, अगर मैं पॉपुलेशन को सबका ओपिनियन लेके कोई पॉलिसी लगा रहा हूं, या फिर मैं सबको एनालाइज कर रहा हूं, तो उस सेंस में हम लोग उसे बोलेंगे पॉपुलेशन रेग्रेशन फंक्शन। ठीक है, तो पहली हेडिंग क्या होगी, पॉपुलेशन रेग्रेशन फंक्शन। सेकंड, अगर मैं पूरी पॉपुलेशन सबके सब लोगों से ना बात करके जो है पर्टिकुलर लोगों से या कुछ ही लोगों से बात करके डिसीजन ले लूं, तो और ये भी कह दूं कि ये जो कुछ लोग हैं ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे कह सकते हो आप, जरूरी थोड़ी है, जरूरी है। जैसे हमारा ब्लड का छोटा सा पार्ट, हमारा ब्लड, इतना सा ब्लड हमारी पूरी बॉडी के बारे में बता देता है। इसका मतलब क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो पॉपुलेशन है, और उसमें से जो इतना सा पोर्शन निकाला जा रहा है वो सैंपल है। तो जो पूरी पॉपुलेशन है उसके फंक्शन को हम पॉपुलेशन रेगुलेशन फंक्शन बोलते हैं, और जो बॉडी में से इतना सा पार्ट निकाला, बॉडी में से इतना सा ब्लड निकाला जा रहा है, उस इतने से ब्लड को हम लोग यहाँ पे सैंपल रेगुलेशन फंक्शन बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो प्रकार के रेगुलेशन फंक्शन हो गए। एक हो गया PRF, दैट इज पॉपुलेशन रेगुलेशन फंक्शन, ठीक है, पॉपुलेशन रेगुलेशन फंक्शन एक ही हो गया। और दूसरा हो गया बेटा हमारे पास में SRF, दैट इज सैंपल रेगुलेशन फंक्शन। ठीक है बेटा, सैंपल रेगुलेशन फंक्शन। अब ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, अब जरा इसको आप समझिएगा ध्यान से कि पॉपुलेशन रेगुलेशन फंक्शन क्या होता है और सैंपल रेगुलेशन फंक्शन क्या होता है। देखो, किसी भी चीज को बताने के लिए, इन दोनों ही इक्वेशन में बताने के लिए एक छोटा सा पॉइंट बीच में आ रहा है जिसे हम कहते हैं स्टोकास्टिक और नॉन स्टोकास्टिक। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, एक काम करते हैं, हम 1 बाय 1 दोनों को पढ़ लेते हैं एक एक करके। पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक है, पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक है जी, उसके बाद में उसकी बात करेंगे हम लोग, राइट। अच्छा, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, लेट सपोज ये ठीक है, ये ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं पॉपुलेशन रेगुलेशन फंक्शन। देखो, मैं ये बोलता हूं मेरे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू, सुनना ध्यान से जितना मैं सिखा रहा हूं आपको, y इज इक्वल्स टू β1 प्लस का β2 xi प्लस म्यू आई। अब ये आप समझो, ये हमारी जो है ये पॉपुलेशन रेगुलेशन फंक्शन या पॉपुलेशन रेगुलेशन इक्वेशन है। ठीक है, क्या है बेटा ये पॉपुलेशन रेगुलेशन इक्वेशन। इसमें ये जो y है ना, y दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट मतलब y जो है कितनी कितनी सारी चीजों पे डिपेंड कर रहा है, β1 पे भी डिपेंड कर रहा है, β2 पे भी डिपेंड कर रहा है, x पे भी डिपेंड कर रहा है, और म्यू पे भी डिपेंड कर रहा है। एक एक करके सबके नाम बताऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे जो β1 है, ठीक है, दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे मैंने अभी भी आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी थी, c इज इक्वल टू सी बार प्लस का स्मॉल सी वाई। तो यहाँ पे ये जो स्मॉल सी बार था ये ऑटोनोमस था। ऑटोनोमस का मतलब इसका कोई इकोनॉमिक्स मीनिंग नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा को व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोनोमस मीनिंग।
तो ऑटोनोमस का कोई भी इको मीनिंग नहीं होता, इकोनॉमिक्स में नहीं होता। और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं होता। थोड़ा वेट करना, कुछ क्लासेस का, आगे चल के आपको सब बातें समझ में आएंगी। तो जो बीटा 1 होता है दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म, वही जो बीटा 2 होता है दैट इज स्लोप कॉफिशिएंट। स्लोप कॉफिशिएंट, स्लोप कॉफिशिएंट का मतलब ये बताता है कि अगर x में कुछ चेंज आता है तो y में कितना चेंज आएगा, मतलब हाउ मच द चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द x। ये इस चीज को बताता है, ठीक है, कि हमारे y में कितना चेंज आएगा अगर x में कुछ चेंज आता है। और यहाँ पे जो म्यू, यहाँ पे जो x है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, वेयर x इज व्हाट, x इज द इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, या आप कह सकते हो एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ठीक है। ये आपने अपने शायद जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो शायद आपने वहां भी सीखा होगा कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। जैसे हम ये बोल के चलते हैं कि जो डिपेंडेंट होते हैं वो जनरली रेंज होते हैं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं उन्हें हम डोमेन्स कहते हैं। ये उसी प्रकार की बातें हैं। अब एक तो चीज हो गई ये वाली गाइस, ठीक है, ठीक है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, ये थोड़ा सा हमें है, ये टीवी पर ना चीजों को इस्तेमाल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इस वजह से। चलिए हाँ आगे बात करेंगे। तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। अब मैं इक्वेशन की यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ, वाई आई इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस का बीटा 2 एक्स आई प्लस का म्यू आई। देखो ये जो म्यू आई होता है, हाँ ये म्यू आई रह गया लिखना, म्यू आई को भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जरा पहले म्यू आई लिख देते हैं, ठीक है जी। दैट इज म्यू आई, दैट इज एरर टर्म। गाइस ये एरर टर्म होता है। अब लिखने का तरीका, ये एरर टर्म तो हर जगह होगा, सैंपल में भी होगा। अब आप ये मान के चलो ना, जैसे जैसे अगर आपने कुछ मूवीज में भी देखा होगा, है ना, बहुत सारी वेब सीरीज आती हैं उनमें भी आपने देखा होगा, जो फोरेंसिक वाले होते हैं वो, है ना, वो फोरेंसिक वाले होते हैं, वो किसी का फिंगरप्रिंट का होता है या डीएनए टेस्ट लेते हैं, तो वो कहते हैं ना कि इतना परसेंट मैच कर रहा है, और उनका एक परसेंटेज लेवल होता है कि इतना अगर परसेंटेज मैच कर गया तो वो कंफर्म है। तो मुझे 100% तो मैच होता ही नहीं है ना, डीएनए हो गया, सैंपल हो गया, कुछ भी चीज हो गई, तो 100% तो वो मैच करेगी नहीं। अब वो 100% नहीं करे तो कुछ तो उसमें एरर आ रहा है ना, उन्हीं एरर को हम लोग यहाँ पे मतलब म्यू आई से डिनोट करते हैं। अगर ये पॉपुलेशन में है तो म्यू आई से होगा, और अगर सैंपल में तो फिर उसको हम ई आई से डिनोट यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिए वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस का बीटा 2 एक्स आई प्लस का म्यू आई। अब अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मैंने इसके अंदर म्यू को रखा है, अगर हमारी इक्वेशन के अंदर एरर टर्म है, इफ द एरर टर्म इज इंक्लूडेड इन द इक्वेशन, देन दिस इक्वेशन इज नोन एज स्टोकास्टिक, क्या नाम दूंगा, स्टोकास्टिक फॉर्म। क्या नाम दूंगा बेटा मैं इसको, स्टोकास्टिक फॉर्म, जल्दी कॉपी में लिखिएगा, दैट इज नोन एज स्टोकास्टिक फॉर्म। किसे कहते हैं स्टोकास्टिक फॉर्म, जिस जिस इक्वेशन के अंदर आपका एरर होता है, जिस इक्वेशन के अंदर आपका बेटा एरर होता है उसको हम स्टोकास्टिक फॉर्म कहते हैं। समझ में आई है मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से, दैट इज नोन एज स्टोकास्टिक फॉर्म। अब मैं इसका एक तरीके से मीन वैल्यू निकालने का कोशिश करता हूं। लेट सपोज वी कैन टेक अ मीन वैल्यू, ठीक है। अगर मैं इसका मीन निकालना चाहता हूं इसी इक्वेशन का, तो मैंने इस पे एक्सपेक्टेशन ले लिया y ऑफ एक्स आई, ध्यान रखना दिस इज अ कंडीशनल मीन, दैट इज नोन एज कंडीशनल मीन ऑफ y ऑन x। मैं लिख देता हूं दिस इज अ कंडीशनल मीन ऑफ y ऑन एक्स आई, दिस इज द कंडीशनल मीन। अब आपने स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि व्हाट डू मीन बाय कंडीशंस, कंडीशनल, तो कंडीशनल मीन है। अब एक बात सोचो, कंडीशनल मीन में क्या आ जाता है, कंडीशनल मीन जो भी होती है दैट इज वाई टू दिस, ये जो टर्म आ जाएगा दैट इज बीटा 1 प्लस का बीटा 2 एक्स आई।
यहां से म्यू आई रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का मानना होता है कि जो भी हम मीन निकाल रहे होते हैं, अभी मैं इसको डायग्राम से भी समझाऊंगा, मीन वैल्यू निकालते हुए कभी भी एरर टर्म नहीं होता, कभी भी एरर टर्म नहीं होता। अभी हम लोग आगे चल के प्रूफ करेंगे कि एरर टर्म का जो मीन होता है, लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि एरर टर्म का जो मीन है दैट इज एरर टर्म, ये ये जो वैल्यू होगी बेटा ये जीरो होगी। क्या होगी बेटा ये वैल्यू? इस वैल्यू को आप जीरो बोलोगे, एरर टर्म के मीन को आपको बोलोगे जीरो। क्यों जीरो बोलोगे? क्योंकि हमारा ये मान अजम्पशन ही है कि कोई भी अगर पॉपुलेशन में बदलाव आ रहा, मतलब पॉपुलेशन एरर का हम मीन निकाल रहे हैं, लेकिन वो एक्स की वजह से, तो वो यहाँ पे जीरो रहेगा। ठीक है, अच्छा अब आप देखो यहाँ पे एरर टर्म नहीं आया, तो ये जो इक्वेशन आपकी निकल के आती है दैट इक्वेशन इज नोन एज नॉन स्टोकास्टिक। मतलब आप ही दिमाग में रख लेना, अगर आपकी इक्वेशन में एरर टर्म है तो उसे स्टोकास्टिक बोलेंगे, और अगर एरर टर्म नहीं है तो आप उसे नॉन स्टोकास्टिक बोलोगे। मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आपकी इक्वेशन में एरर टर्म है तो उसे आप स्टोकास्टिक बोल रहे हो, और अगर एरर टर्म नहीं है तो आप उसे नॉन स्टोकास्टिक बोल रहे हो। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? तो एक तो प्लीज इस बात को दिमाग में रखना कि स्टोकास्टिक क्या होता है और नॉन स्टोकास्टिक क्या होता है। अब पहले एक एक करके हम एक छोटा सा डायग्राम बना के बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे डायग्राम मान लीजिए मेरे पास ये डायग्राम में एक जगह एक्स एक जगह वाई है, थोड़ा सा हल्का कलर ले लेते हैं। ओके, दिस इज वाई, दिस इज एक्स। ठीक है जी, दिस इज वाई, दिस इज एक्स। और हमारे पास इक्वेशन है, आप समझिएगा, हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है। कौन कौन सी इक्वेशन है? ये वाली इक्वेशन भी है और ये वाली इक्वेशन भी है, बोथ इक्वेशन मेरे पास गाइस। स्टोकास्टिक इक्वेशन भी है और नॉन स्टोकास्टिक इक्वेशन भी है। मैं एक ही डायग्राम में दोनों बातें आपको बताऊंगा, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, एक ही डायग्राम में दोनों बातें मैं आपको बताऊंगा। लेट सपोज मैं कह देता हूं मेरे पास ये टर्म दे रखा है y इज इक्वल टू बीटा वन प्लस का बीटा टू एक्स आई प्लस का म्यू आई। ठीक है बेटा, अब ये जो म्यू आई है वो एरर है, वो एक प्रकार का एरर है। तो तो जैसे लेट सपोज मान लो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ जो कि थोड़ा यहाँ से बनेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर पहली बात तो आपने यहाँ से क्यों बनाया ये बताओ, एक बात बताओ। लेट सपोज मैं ये कह दूं, मैं अगर ये कह देता हूं कि मेरे पास जस्ट एग्जांपल एक्स आई जीरो हो गया है ना, वेरिएबल के हिसाब से एक्स एक्सिस पे एक्स है, अगर ये जीरो हो गया तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज बीटा वन प्लस का म्यू आई, और ये दोनों वैल्यू गाइस कांस्टेंट है, ये दोनों वैल्यूज ऑटोनोमस है, कांस्टेंट है। मतलब सोचो ना, म्यू आई का तो एरर मीन भी नहीं निकल पाया और ये भी जीरो हो गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो टर्म होता है इस टर्म को आप बोलते हो इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हो बेटा आप इससे? दैट इज नोन एज इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब ये जो पूरा हम जनरली बता रहा हूं मैं आपको। अब आगे चल के अब देखो मैं जो इक्वेशन बनाऊंगा, ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है, ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, कंडीशनल मीन ऑफ वाई ऑन एक्स आई। ठीक है बेटा, ये किसे रिप्रेजेंट करेगी? एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई ऑन एक्स आई, दैट इज कंडीशनल मीन ऑफ वाई ऑन एक्स आई, दैट इज दिस, दैट इज वाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई ऑन एक्स आई इज इक्वल्स टू बीटा वन प्लस का बीटा टू एक्स आई। ये इक्वेशन है एग्जैक्ट। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे सर व्हाट अबाउट दिस, इस इक्वेशन का क्या हाल हुआ? तो मैं आपको बता देता हूं। देखो होता क्या है कि जरूरी नहीं है कि हमारे जितने भी स्टेटमेंट हो, हमारी जितनी भी फिटिंग हो, मतलब 100% एग्जैक्ट लाइन पर आए। आप लोगों ने कोरिलेशन वाले डायग्राम सुने होंगे, पढ़े होंगे, है ना? एक होता था वीक कोरिलेशन, है ना, एक होता था परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन होता था एग्जैक्ट एक ही लीनियर लाइन बनती थी स्ट्रेट, है ना, अब चाहे वो अपवर्ड हो चाहे वो डाउनवर्ड हो। एक होता था पॉजिटिव रिलेशन, या मतलब एक रिलेशन होता था, ठीक है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है, वो मैटर नहीं करता था, बट वो वीक होता था, बहुत सारे पॉइंट्स होते थे। मान लो एक पॉइंट मेरा ये इधर आ गया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, y1 यहाँ आ गया, y2 यहाँ आ गया, y3 यहाँ आ गया, y4 यहाँ आ गया। अब आप लोगों सर ये y1 y2 y3 y4 क्या है?
देखो इस लाइन से जो गैप है ये μ1 है, इस लाइन से जो गैप है ये μ2 है, इस पॉइंट से इस लाइन का जो गैप है वो μ3 है, इस पॉइंट से जो गैप है वो μ4 है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि इस लाइन से आप सोचो ना इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डिफरेंस इज ओनली दैट एरर टर्म गाइस, यही तो एरर टर्म डिफरेंस है इसमें। तो इसमें डिफरेंस क्या है, ये एरर टर्म है। अब ये एरर टर्म वेरी कर सकते नहीं कर सकता, हाँ या ना, ये एरर टर्म पक्का वेरी करेगा। तो अब ये एरर टर्म 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अब ये एरर टर्म अगर कुछ भी हुआ तो इसका डायग्राम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस स्ट्रेट लाइन से जो भी डेविएशन होगा उसी डेविएशन को हम गाइस यहाँ पे एरर टर्म बोलेंगे, म्यू आई बोलेंगे। पहले बताओ ये बात समझ में आ गई आप लोगों को मेरी कि क्या टर्म होता है, क्या मीनिंग होता है इसका। हाँ जी, क्लियरली मुझे बताइए कि स्टोकास्टिक टर्म, नॉन स्टोकास्टिक टर्म, ये सारी बातें क्लियर है मेरी आप लोगों को, हाँ या ना। आगे बात करें, हाँ जी, ये डायग्राम क्लियर हो गया आप लोगों को। और ध्यान रखना जिसके अंदर एरर टर्म नहीं होता उसे आप नॉन स्टोकास्टिक बोलते हो, जिसके अंदर एरर टर्म होता है उसे आप स्टोकास्टिक टर्म बोलते हो, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा और एफिशिएंसी लेकर आते हैं। यदि आपसे कहा जाता है कि यदि आपसे कहा जाता है कि स्टोकास्टिक फॉर्म बनाइए, अगर आपसे को बोलता है कि स्टोकास्टिक फॉर्म बताइए, तो स्टोकास्टिक फॉर्म कभी कभी ऐसे भी हो सकती है, that is yi is equals to conditional mean of y on xi is equals वो is equal to नहीं प्लस है, प्लस म्यू आई, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये आपका नॉन स्टोकास्टिक हो गया, इसके अंदर एरर टर्म मिल गया, और फिर ये जो y बन गया ये आपका y स्टोकास्टिक बन गया, हाँ या ना। बताओ मुझे, समझ में आई आपको ये मेरी बात कि स्टोकास्टिक का मतलब क्या होता है और नॉन स्टोकास्टिक का मतलब क्या होता है। ये चीज आप अपने दिमाग में क्लियरली रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब एक ना छोटा सा मैं आपको प्रूफ दूंगा, जरा प्रूफ समझना गाइस। एक छोटा सा रिमार्क है, क्या रिमार्क, रिमार्क का जरा कलर बदल देते हैं, चलिए, एक छोटा सा रिमार्क है। देखो मैंने बोला यही क्वेश्चन नॉन वो स्टोकास्टिक टर्म, मैंने वाई आई रखा, वाई आई इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई ओवर एक्स आई प्लस का म्यू आई। अब मैं ये प्रूफ करना चाहता हूं कि जो एरर टर्म है इसका जो मीन है वो जीरो होगा। वी वांट टू प्रूव द एरर टर्म मीन इज जीरो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ले ली ऑन बोथ साइड, टेक एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। ऑन एक्स आई कंडीशनल मीन निकालने के लिए मैंने क्या करा, एक्सपेक्टेशन ले ली, टेक एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। मैंने दोनों जगह एक्सपेक्टेशन ले ली, और एक्सपेक्टेशन मैंने कंडीशनल वाली ली है ऑन एक्स आई वाली, ठीक है। तो वाई आई ऑफ एक्स आई इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई ऑफ एक्स आई प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू आई ऑफ एक्स आई। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप एक्सपेक्टेशन का एक्सपेक्टेशन निकालते हो, मतलब एक्सपेक्टेशन का एक्सपेक्टेशन, ये आपने स्टैटिस्टिक्स में सीखा होगा, है ना, ये आपने स्टैट्स में सीखा होगा। अगर आप एक्सपेक्टेशन का एक्सपेक्टेशन निकालना चाहते हैं तो जनरल सी बात है, वो एक्सपेक्टेशन एक ही बार हो जाता है, तो वो टर्म आ जाएगा आपका ये एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई ओवर एक्स आई, और ये हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू आई ओवर एक्स आई। अब एक बताओ, क्या ये दोनों टर्म सेम नहीं दिख रही है आपको, कट जाएंगी, कट गई। तो यहां से एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू आई ओवर एक्स आई बिकम्स व्हाट, जीरो। तो ये एक छोटा सा रिमार्क है जो आपको अपने दिमाग में रखना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यदि पेपर में पूछ लिया जाए कि हाउ हाउ कैन यू से दैट कि अगर आप किसी भी चीज का मीन निकालते हो तो वहां पे एरर टर्म गायब क्यों हो जाता है, तो वो ये रीजन होता है। अगर आप किसी भी चीज का मीन निकालते हो तो वो गायब इसलिए हो जाता है क्योंकि ये रीजन होता है, क्योंकि एरर टर्म का जो मीन होता है वो जीरो रहता है, एरर टर्म का जो मीन होता है वो जीरो रहता है। तो गाइज ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी।
और ये हमने अभी जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया पीआरएफ यानी पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। ठीक है, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। तो इस चीज को गाइस आप लोग अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रखिएगा। आज का सेशन हम लोग इतना रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग शुरुआत करेंगे सैंपल रिग्रेशन फंक्शन से, फिर कंटिन्यू वहां पे चीजें बढ़ती रहेंगी। ठीक है, ये अभी छोटा सा सेशन था जो आपको मैं अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये कंफर्म करवाने के लिए कि आपको क्या मेरी बातें समझ में आती है या फिर नहीं आती है। ठीक है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में। हैव नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।